सविनय नमस्कार। आज की बात गुजराती सुविचार से शुरू करता हूँ। લાઇબ્રેરી એકે નવી નથી ખુલતી, છે તે બંધ થઈ રહી છે। રેસ્ટોરન્ટ રોજે રોજ નવા નવા ખુલે છે। એનો મતલબ મન નાનો થતો ગયો અને પેટ એટલે કે ફાંડ વધતી रही। आप भी पढ़ो, बच्चों को भी प्रेरणा दो। एक कहावत है कि डीए के पास बैठे हो और किताब पढ़ रहे हो, इसके जैसा आनंद दुनिया में और कहीं भी नहीं है। बात सही है। आजकल मनुष्य को आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? लोग कहेंगे कि घूमने जैसा आनंद और कोई नहीं है। भाग दौड़ की जिंदगी में सप्ताह में एक दिन इतवार को परिवार के साथ समय गुजारने का मौका मिलता है और लोग टूरिस्ट सेंटर पर जाके आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन कोरोना ने तो यह भी छीन लिया। तो आनंद कहाँ है? कुछ लोग कहेंगे कि हर रोज़ नए नए खाद्य पदार्थ और पेय, कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर खाने पीने में आनंद मिलता है। ऐसा आनंद किसी चीज़ में नहीं मिलता, लेकिन कोरोना ने यह भी छीन लिया है। तो सिनेमा गृह, मॉल इत्यादि बंद है। घर पे टीवी कितनी देर तक देखे? बस लुत्फ, आनंद नाम की चीज़ ही खत्म हो गई। इस छुटक पुटक समस्या में हम एक बड़ी बात भूल ही गए कि आनंद पढ़ाई वांचन में भी मिलता है। वांचन कैसी बात कर रहे हो? वांचन इस भाग दौड़ की जिंदगी में पढ़ने का, बांचने का समय किसको मिलता है? बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई वांचन एक ऐसा शौक है जिसे हम चाहे तब इसका आनंद ले सकते हैं। अपने परिवार के वयोवृद्ध वयस्कों को पूछे कि आप जब छोटे गांव में रहते थे, उस समय वहां किताब घर और पुस्तकालय, लाइब्रेरी था? आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 500 मानव बस्ती वाले गांवों में भी पुस्तकालय, लाइब्रेरी होता था और आज भी है। ठीक है, चलो यह तो गांव की बात हुई, लेकिन भाग दौड़ और तनाव से भरी शहरों में जी रही मानव बस्ती का क्या हाल है? तो मैं आपको बता दूं कि वांचन का शौक पहले से ज़्यादा बढ़ा है। मेरी बात सुनकर आप हैरान हो गए ना? जी हाँ, आपने सही सुना। इस 2 दशक में जो वांचन बढ़ा है, यह बात काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है कि आजकल साहित्य सर्जन भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रेस, छापखाने बंद हो गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो साहित्य है और जो साहित्य प्रसिद्ध होता है उसे पढ़ने वाले भी नहीं है। लेकिन आजकल पढ़ने का तरीका बदल गया है। मानो कि कोई उपन्यास वर्तमान पत्र में हर सप्ताह क्रमशः आती है तो उसको पढ़ने वाले बहुत होते हैं। आपके परिवार में सिर्फ एक वर्तमान पत्र आता है, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपका पूरा परिवार पढ़ता है। आप अपने पड़ोसियों को वर्तमान पत्र देते हैं तो उसका परिवार भी पढ़ता है। मानो आप प्रवास में ट्रेन, बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपके साथ आपका हम सफ़र साथी को भी यह लाभ मिलता है। मतलब कि मानो कि एक वर्तमान पत्र का सर्कुलेशन 50,000 प्रतियां है और उसमें आपका आर्टिकल छपा हो तो आपका आर्टिकल सिर्फ 50,000 लोग नहीं पढ़ते, लेकिन फैलाते आपका वाचक वर्ग चौगुना हो जाता है। मतलब कि 4 लाख लोग संभवतः उसे पढ़ते हैं। हो गई ना आपकी आंख चौड़ी? अब थोड़ा आगे बढ़कर एडवांस की बात करें
आजकल तो मोबाइल का युग चल रहा है और व्हाट्सएप को बिना तो आदमी जी नहीं सकता। मैं इमेज और वीडियो को छोड़कर सिर्फ पढ़ने लायक मटेरियल की बात करूंगा तो कितनी विविधता, वैरायटीज से भरा वांछन आपको व्हाट्सएप को माध्यम से मिलता है। सुबह को सुविचार, थोड़ी देर बाद चुटकुले, थोड़ी देर बाद चिंतनात्मक लेख, थोड़ी देर बाद सांप्रत समस्याएं और रात को सुने वक्त शुभरात्रि की शुभेच्छाएं। प्रिंट मीडिया के सिवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमारी पढ़ाई का ट्रेंड बदलने में कामयाब हुआ है। आप कहेंगे कि यह तो पुख्त लोगों की बात हुई, बच्चों के पढ़ने के बारे में क्या? कंप्यूटर और मोबाइल के युग में बच्चों का वांछन बिल्कुल बंद हो गया है। बकौर पटेल का स्थान छोटा भीम ने ले लिया है। आपकी यह बात सही है। अगर वांचने के शौक़ को जिंदा रखना होगा तो हमारी नई पीढ़ी में वांछन पढ़ाई के संस्कार देने पड़ेंगे। याद करो आपके दादा दादी का गांव का बचपन, मिट्टी की स्लेट में मिट्टी से बनी पेन से लिखकर मास्टर जी मना करते थे, फिर भी अपनी जीभ से चाट कर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारे पुरखों की आदत थी। लेकिन मास्टर जी पाप बोध भी देते थे कि इससे विद्या माता नाराज हो जाएगी। हमारे पुरखों ने थोड़े बड़े होकर पढ़ाई का तनाव पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच विद्या, पौधे की पत्ती और मयूर पंख रखकर माँ सरस्वती प्रसन्न होगी, ऐसा विश्वास था। हमारे पुरखों के पास महंगे दफ्तर नहीं थे। कपड़े की थैली में बड़े जतन से किताबें रखी जाती थी। हर साल पास होकर नई कक्षा में जाते तब नई किताबें मिलने पर नई कहानियाँ पढ़ना उनका शौक़ था। और इस तरह धूमकेतु से लेकर मुंशी प्रेमचंद का प्रदान हमारे पुरखों को याद था। हमारे पुरखों के माता पिता को उनके पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी और न उनकी जेब पर पढ़ाई का कोई आर्थिक बोझ था। अरे सालों बीत जाने तक उनके माता पिता के कदम उनकी स्कूल में पढ़ते नहीं थे। आओ हम अपने बच्चों को मोबाइल से छुटकारा दिलाए और उनका बचपन का शौक़ बढ़ाए, वांछन का शौक़ बढ़ाए। वरना गुजराती साहित्यकार श्री गुणवंत शाह का विधान हम अनायास सही ठहरा रहे हैं। गुजराती लोग महंगी चीज़ें अवश्य खरीदेंगे लेकिन किताब कभी भी नहीं खरीदेंगे। बात सही है। आपका निजी पुस्तकालय कितना समृद्ध है, उन पर आपकी विद्वता तय होती है। और अंत में यदि आपके घर में पुस्तकालय है तो आप उपयोग करें, लेकिन भावी पीढ़ी को अवश्य संस्कार दे कि वह किताबें पढ़े। हमें यह स्टेटमेंट गलत साबित करना है कि he who learns and does not make use of his learning is a beast of burden with loaded of books। अर्थात ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा है लेकिन अपनी पढ़ाई का उपयोग करना नहीं जानता, वह पशु की पीठ पे लदे हुए बोझ जैसा है। आप भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ने की प्रेरणा दो। जय हो। वांछन भोजनની જેમ નિયમિત કરો। ભોજન શરીર ઘડે છે અને વાંચન વિચારો ઘડે છે।